हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्पार्क डिजिटल क्लासेस ऑनलाइन। आई एम तरुण रिणवा और आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, है ना। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स की स्टडी की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में वी स्टडीड अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द रिप्रोडक्शंस। क्लियर? Actually, why the reproduction is essential for organisms? Because with the help of reproduction, an organisms can maintain the continuity of the life, to maintain the continuity of species on that earth. अपनी स्पीसीज को, अपनी लाइफ को कंटिन्यूअस करने के लिए इस अर्थ पर जो प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज द रिप्रोडक्शंस। क्लियर? इसके अलावा हमने रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स में टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस भी स्टडी किया था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बिकॉज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू जेनेटिक मटेरियल्स आर रिकम्बाइन एंड दे फॉर्म ए न्यू कॉम्बिनेशन। एक नया कॉम्बिनेशन बनके तैयार होता है एंड दिस कॉम्बिनेशन इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंटल कॉम्बिनेशन। इसीलिए ऑफस्प्रिंग्स में वेरिएशंस शोज होते हैं and variation generation after generation leads to the evolution। and इस variations के लिए जो सबसे responsible heritable characters का जो ट्रांसफर होगा वो होगा with the help of DNA। आज जो हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, इसमें हम स्पेसिफिकली रिप्रोडक्शन मेथड, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन मेथड्स की बात करेंगे, वो भी किसको लेकर? केवल ह्यूमंस को लेकर। देखो, एक ध्यान देने वाली बात है, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन आ रहा है ये हमारे पास इंक्लूड होता है एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर। दिस इज द पार्ट ऑफ एनिमल फिजियोलॉजी, बट दिस एनिमल फिजियोलॉजी इज नॉट इंक्लूडेड इन 11th क्लास। इसको 11th से बिल्कुल सेपरेट रखा गया है। 11th क्लास की एनिमल फिजियोलॉजी में डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, नर्वस सिस्टम, मसल सिस्टम, इन सब के बारे में स्टडी किया। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन को अलग से स्टडी करने का रीजन भी है। देखो, पहला बेसिक रीजन तो ये हो गया कि नीट में इस स्पेसिफिक पैटर्न के ऊपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एनिमल फिजियोलॉजी का ही पार्ट है, इसके ऊपर अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 क्वेश्चंस आते हैं केवल इस अकेले पर। अगर मैं पूरी एनिमल फिजियोलॉजी की बात करूं तो इसमें पॉसिबल होता है कि कभी कभी किसी चैप्टर में से क्वेश्चन आ भी सकता है और किसी चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं भी आता है। क्लियर? और अगर क्वेश्चन आता भी है तो 1 या 2 क्वेश्चन आ जाएगा पर चैप्टर्स में से। बट ये चैप्टर अकॉर्डिंग टू द नीट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक चैप्टर में से अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं। आप नीट के लास्ट ईयर के 5 ईयर के पेपर उठा के देखना, आपको मिलेगा कि इस अकेले चैप्टर में से 5 to 6 क्वेश्चन लीड कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हुआ हमारे लिए। और दूसरा, इंडियन गवर्नमेंट ने इस चैप्टर को इसलिए यहां रखा है क्योंकि ये हमको सेक्सुअल नॉलेज प्रोवाइड करता है सेक्स एजुकेशन के लिए, बिकॉज द ग्रोइंग एज ऑफ द स्टूडेंट्स रिक्वायर द स्पेसिफिक सेक्स एजुकेशन। क्योंकि इसी सेक्स एजुकेशन से हाइजीन सेक्स के बारे में या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल कंपार्टमेंट से जुड़े जो भी मिथ्स है उनके बारे में जानकारियां मिलती है। क्लियर? तो आज हमने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज देखते हैं, क्या सेक्सुअल जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी हमने देखा था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म बर्थ करते ही अपने आप को सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने की पावर नहीं रखता। तो इस ऑर्गेनिज्म को कुछ स्टेजेस पास करनी होती है। उसमें जो सबसे पहली स्टेज होती है उसे अपन बोलते हैं जुवेनाइल स्टेज। जो सेकंड स्टेज होती है उसे हम बोलेंगे रिप्रोडक्टिव स्टेज। और जो थर्ड स्टेज होती है उसका नाम होता है सेनेसेंस स्टेज। और उसके बाद में उस ऑर्गेनिजम्स की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। इस स्टेज के ऊपर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन की पावर नहीं होती, वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करने की पावर बना रहा होता है। और इस स्टेज पर आके ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन की पावर लॉस हो जाती है। तो ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन की पावर कब होती है? जब वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में आता है। तो किसी भी ह्यूमन या किसी भी एनिमल्स के अंदर, अपन ह्यूमन को लेके ही चलने वाले हैं, तो किसी ह्यूमन के अंदर जब रिप्रोडक्शन की एज आना स्टार्ट होती है, ठीक है, जब अपने आप को सेक्सुअली मैच्योर करने लगता है, तो उस स्टेज का एक्चुअली नाम होता है प्यूबर्टी स्टेज। ये स्टेज क्या कहलाएगी? प्यूबर्टी। ठीक है।
और जब वो अपने आप को सेक्सुअली मैच्योर कर लेता है देन दे कंसिडर्ड एज एडल्ट। क्लियर? और इन दोनों के बीच में जो गैप दिखाई दे रहा है कि प्यूबर्टी से जब तक वो एडल्ट में चलता है, तो ये इसके लाइफ का जो टाइम पीरियड होता है, जो इसकी लाइफ की जो स्टेज का जो टाइम पीरियड होता है, इसे हम बोलते हैं एडोलेसेंस। एडोलेसेंस। तो प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी वो टाइम पीरियड है किसी भी ह्यूमन के एज का, वो टाइम पीरियड जब उसके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी आना स्टार्ट हो जाती है। देखो, अगर हम ह्यूमन की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर ह्यूमंस की बात करें तो हम कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास में यह है कि ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शन होगा वो कैसा होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा इंपॉर्टेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ह्यूमन जब अपने ऑफस्प्रिंग को बर्थ करता है तो उस बर्थ करने के पैटर्न पर या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के पैटर्न पर ह्यूमन होते हैं विविपेरस। ह्यूमन कैसे होंगे हमारे पास में? विविपेरस। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट, ह्यूमन आर सेक्सुअली डाइमॉर्फिक। सेक्सुअली क्या होंगे? डाइमॉर्फिक। सेक्सुअल डाइमॉर्फिक का मतलब ये हुआ कि हम ह्यूमंस को उसकी मॉर्फोलॉजी देखकर ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस वन इज मेल एंड दिस वन इज फीमेल, ये बॉय है, ये गर्ल है। दिस इज अ सेक्सुअली डाइमॉर्फिक। वो उनके बर्थ से ही हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर सेक्सुअल जेनिटल ऑर्गन। क्लियर? बट सेक्सुअली डाइमॉर्फिक तो बर्थ से होते हैं, वो अपने बर्थ से सेक्सुअली डाइमॉर्फिक होंगे, बट जब उनके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी आना स्टार्ट होती है, अब बात आती है सेक्सुअल मैच्योरिटी क्या है। देखो, सेक्सुअल डाइमॉर्फिक में एक बात याद रखना, सेक्सुअल डाइमॉर्फिक shows their primary sexual organ। ठीक है, सेक्सुअल डायमॉर्फिक की आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी? उनके प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स की हेल्प से होगी। जो मेल होते हैं उनका जो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है, दिस वन इज टेस्टिस। ये एक लैटिन वर्ड है। टेस्टिस कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। और जो फीमेल होती है उसके अंदर आइडेंटिफिकेशन या सेक्सुअल का जो प्राइमरी ऑर्गन है वो क्या होता है? ओवेरी होगा। ठीक है, ये तो उसके बर्थ के साथ में है, लेकिन जैसे ही वो प्यूबर्टी को अटेन करता है, प्यूबर्टी के अटेन करने के साथ ही उनके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर स्टार्ट हो जाते हैं। दैट मीन्स दिस इज द बिगिनिंग ऑफ मैच्योरिटी। बिगिनिंग ऑफ मैच्योरिटी, उनके अंदर मैच्योरिटी आना स्टार्ट हो जाती है। मैच्योरिटी आने स्टार्ट होने का मतलब है दिस शोज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। उनके अंदर क्या आना स्टार्ट हो जाएंगे? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। देखो ध्यान दो, रिप्रोडक्टिव स्टेज मेल के अंदर या फीमेल के अंदर, यहां बात करें ह्यूमन के अंदर, जब स्टार्ट होता है तो उसे बिगिनिंग ऑफ मैच्योरिटी, दैट इज कॉल्ड द प्यूबरिटी। ठीक है, एंड एक्चुअली व्हाट शोज द प्यूबरिटी? दे एक्चुअली शोज द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल एंड फीमेल बोथ। ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल एज वेल एज इन मेल। एक अप्रोक्सीमेटली इंडियन कॉन्टिनेंट के अंदर बात मानी जाती है कि मेल के अंदर जो सेक्सुअल मैच्योरिटी का जो बिगिनिंग है, यानी कि जो प्यूबर्टी का स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट अप्रोक्सीमेटली होता है 13 इयर्स के आसपास फॉर द मेल। और इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फीमेल, देन दे अटेन देयर सेक्सुअल मैच्योरिटी अराउंड द एज ऑफ द 10 इयर्स। दिस इज द एज ऑफ देयर प्यूबर्टी, दिस वन इज द एज ऑफ देयर मैच्योरिटी। ठीक है, यहां पर वो अपने आप को मैच्योर करना स्टार्ट कर चुके हैं।
बात को ध्यान से समझिएगा। मैच्योर करने का मतलब ये हुआ दे स्टार्ट शो द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। व्हाट इज द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल एंड फीमेल? क्लियर? दे शोज द प्यूबिक हेयर, दे शोज द एक्सिलरी हेयर्स। In male, formation of beard. In female, enlargement of mammary gland. Their voice sound, their pitch, their body structure, their muscle structure. ये सारा जो उनके अंदर लुकिंग अपीयरेंस होता है ये शोज होता है, इट इज ड्यू टू द शोज द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं सारे के सारे। और इन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो है इनका एंडोक्राइन इंटरेक्शन। कौन रेस्पॉन्सिबल इनके लिए? प्यूबर्टी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है उनका? एंडोक्राइन इंटरेक्शन। इस एंडोक्राइन इंटरेक्शंस के कारण फीमेल में रिलीज होता है एस्ट्रोजन और मेल में रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन। दिस हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेलनेस एंड दिस हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फीमेलनेस। ये दोनों शोज करते हैं मेलनेस को और ये शोज करता है फीमेलनेस को। दीज एंडोक्राइन हार्मोन्स, दीज हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। और जैसे ही इनका रिलीज होना स्टार्ट होता है, जैसे ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को लेना स्टार्ट करते हैं, इनके अंदर प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाता है। और इस होल थ्रू एज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मैच्योरिटी एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी, अब ये यहां पर जाके मैच्योर हो चुके हैं। दैट मीन्स they are now capable to sexual activity। अब यहां पर ये जाकर अपने आप को सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए कैपेबल कर चुके हैं। दैट मीन्स दे कैन गिव बर्थ टू द न्यू ऑफस्प्रिंग। उनके अंदर सेक्सुअल कैपेबिलिटी हो चुकी है। बिकॉज ये जो स्टेज है एडोलेसेंस, इस स्टेज के अंदर वो अपने आप को आने वाले टाइम में होने वाले सेक्सुअल अटेंडेंस के लिए क्या करता है? प्रिपेयर करता है। अगर हम फीमेल में बात करें तो जो एडल्टेंस की जो एज है वो होती है 18 ईयर्स। और अगर अपन मेल में बात करें तो एडल्टनेस की एज होती है अराउंड 20 से 21 ईयर। दिस इज ए इंट्रोडक्टरी पार्ट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझना कि व्हाट इज द प्यूबर्टी, व्हाट इज एडल्ट, व्हाट इज एडोलेसेंस। प्यूबर्टी में होता क्या है? देखो ह्यूमन जो होगा हमारे पास में सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। ह्यूमन इज द विविपेरस ऑर्गेनिज्म। ह्यूमंस शो द सेक्सुअल डायमॉर्फिक कंडीशन। दैट मीन we can identify morphologically that means this one is male, this one is a female. मेल का जो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है दिस वन इज द टेस्टिस एंड फीमेल का जो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है दिस वन इज ओवेरी। प्यूबर्टी बिगिनिंग ऑफ मैच्योरिटी को बोलेंगे दैट शोज द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। फीमेल के अंदर प्यूबर्टी का टाइम होगा 10 इयर्स, मेल में 13 इयर्स के आसपास। एंड एट दैट टाइम एंडोक्राइन एक्टिविटीज आर इंड्यूस्ड the estrogen hormone in female and testosterone hormone in male। इसी स्टेज में ये जो स्टेज होती है जब टीनएजर के स्टेज स्टार्ट होता है, जब एडोलेसेंस का स्टेज स्टार्ट होता है, ड्यू टू दीज हार्मोनल सर्ज, इन हार्मोन के सर्ज के कारण इस स्टेज में आने के बाद जो बॉयज एंड गर्ल्स होते हैं दे आर द मोर एग्रेसिव। उनका जो बिहेवियर है थोड़ा सा रेबल हो जाता है, थोड़ा रेकलेस हो जाता है, दे आर द मोर एग्रेसिव। और इन दोनों में से जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है इट इज अ मोर एग्रेसिव हार्मोन। दैट्स वाई जो मेल बॉय जो बॉयज होते हैं वो अपने पेरेंट्स के लिए, अपने दोस्तों के लिए थोड़े से एग्रेसिव हो जाते हैं, लड़ना झगड़ना, उसने वो कह दिया तो मैं उसको ये कर दूंगा। तो ये सारा जो इनके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी का जो चेंजेस आ रहा है इट इज ओनली एंड ओनली ड्यू टू द हाई सर्ज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। जब तक टेस्टोस्टेरोन का लेवल, और ये कहानी सिर्फ एडोलेसेंस तक चलती है। एडल्ट में आने के बाद में इस हार्मोन का एक लेवल हो जाता है, इस हार्मोन का एक कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, इस हार्मोन का एक बैलेंस्ड हो जाता है। देन आफ्टर ही कैन थिंक अबाउट व्हाट ही हैव टू डू एंड व्हाट ही हैव नॉट टू डू। क्लियर? सो ये टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स होते हैं ये कई सारे बिहेवियरल चेंजेस, कई सारे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, कई सारे इमोशनल चेंजेस को भी सर्च करता है। तो ये जो एज होती है सेक्सुअल अटेंडिंग की जो एज होती है, जो प्यूबर्टी एडोलेसेंस की जो एज होती है, इस एज पर
बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को बहुत केयर की रिक्वायरमेंट्स होती है. दे नीड्स मोर केयर, मोर अटेंशन, because they are the sexually maturity, in the sexual maturity, they have the various changes in their life, they have various changes in their body. तो ये थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं. तो इस समय इनको अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट्स होती है, इनको केयर की रिक्वायरमेंट्स होती है, इनको बेटर समझने की रिक्वायरमेंट्स होती है. समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये जो हमारे पास है, आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ये सेक्सुअल एजुकेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेक्सुअल एजुकेशन को समझना और सेक्सुअल एजुकेशन के बेसिस पर आने वाली लाइफ को मेंटेन करना ही हमें एक हेल्दी सोसाइटी, एक हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकता है. क्लियर बेटा? चलो अब हम बात करते हैं जो एडल्ट है. एडल्ट में अब अपने आप को सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए कैपेबल कर चुका है. इसमें फीमेल के लिए एडल्टनेस का स्टेज होगा 18 इयर्स एंड मेल के अंदर अप्रोक्सीमेटली माना जाता है 21 इयर्स के आसपास. क्लियर है ना बेटा? ठीक है. सो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट को लेकर, जिसका नाम है सेक्सुअल डिफरेंशिएशन एंड गोनेडल डिफरेंशिएशन. ठीक है, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है. हम अभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं. बेसिक कॉन्सेप्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन के बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने अभी थोड़ी देर पहले, प्यूबर्टी क्या होता है, ये सब बारे में रिवाइज की, हार्मोन्स कौन से रहेंगे. अब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं कि मेल और फीमेल के अंदर जो सेक्सुअल ऑर्गन्स का जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होगा. क्लियर? तो यहां पर देखिए, मेल हो या फीमेल हो, उनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ऑर्गन्स होंगे, दे आर ऑलवेज कनेक्टेड एंड नियर टू देयर एक्सक्रीटरी सिस्टम. ठीक है, वो उनकी किडनी के साथ रहेंगे, किडनी के आसपास रहेंगे. इट इज बिकॉज कि इनका जो ओरिजिन है, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलता है किसी एम्ब्रियो का, तब जो उसका जो ओरिजिन होता है वो जिस सेल से, जिस टिश्यू से, जिस सिस्टम से होता है, वो सिस्टम एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं. तो रिप्रोडक्टिव एंड जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं. यहां देखिए डायग्राम के अंदर, यहां हमारे पास में एक पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, दूसरी है हमारे पास में मीजोनेफ्रिक डक्ट, और तीसरा है हमारे पास में मेटानेफ्रिक डक्ट. ठीक है, जो हमारे पास में पैरामीजोनेफ्रिक जो डक्ट है, दूसरी है हमारे पास मीजोनेफ्रिक डक्ट, और तीसरी है हमारे पास में मेटानेफ्रिक डक्ट. ठीक है, जो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है ये इन फ्यूचर बनाती है मुल्लेरियन डक्ट. किसका फॉर्मेशन करेगी? मुल्लेरियन डक्ट का. मीजोनेफ्रिक डक्ट इन फ्यूचर बनाएगी वोल्फियन डक्ट, एंड जो मेटानेफ्रिक डक्ट है उससे फॉर्मेशन होता है किडनी का. हमारे जो ह्यूमन में जो किडनी होती है वो मेटानेफ्रिक टाइप की किडनी होती है, लेकिन जो हमारे पास रिप्रोडक्टिव पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर एक वोल्फियन डक्ट बनेगी. दिस वोल्फियन डक्ट इज द पार्ट ऑफ द मीजोनेफ्रिक डक्ट एंड मुलेरियन डक्ट इज द पार्ट ऑफ द पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट. क्लियर? यहां मैंने एक सिस्टम बना रखा है. दिस वन इज ए क्लोएका. ये दोनों अभी फिलहाल बाइपोटेंशियल गोनाड है. क्या है दोनों? बाइपोटेंशियल गोनाड. ये जो स्ट्रक्चर्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट में आपको देखने को मिलेगी, वो मिलेगी आपको 6 to 7th वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. दैट मीन्स जब तक एम्ब्रियो 6 to 7 वीक का होता है, तब तक उसके गोनेडल जो होते हैं उनके अंदर डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता. दे आर स्टिल द बाइपोटेंशियल गोनेड. क्लियर? ये जो बाइपोटेंशियल गोनेड्स होगा उसमें रहेगा क्लोएका, दूसरा रहेगा बाइपोटेंशियल गोनेड, और अब अपन इसको मस्कुलिनाइजेशन और फेमिनाइजेशन के अंदर डिफरेंशिएट करने वाले हैं. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. क्लियर? सो बाइपोटेंशियल गोनाइड्स है, और ये बाइपोटेंशियल गोनाइड जब डेवलप होंगे तो मेल में ये कन्वर्ट हो जाएंगे टेस्टिस को लेकर,
फीमेल में ये कन्वर्ट हो जाएंगे ओवेरी के अंदर, ठीक है। ये यहां पर हमारे पास में है वोल्फियन डक्ट, ये हमारे पास में है मुलेरियन डक्ट। अब इन फ्यूचर बाइपोटेंशियल गोनेट से, क्योंकि सेक्सुअल डिफरेंशिएशन तो हो चुका है, सेक्सुअल डिफरेंशिएशन हो चुका है, अभी हम जो बेटरली समझने वाले हैं वो गोनेटल डिफरेंशिएशन होगा कैसे, कैसे गोनेट डिफरेंशिएट होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम में जो फादर होंगे उससे आता है वाई क्रोमोसोम, मदर से आएंगे एक्स क्रोमोसोम। तो मस्कुलिनाइजेशन कंडीशन में जो सेक्सुअल क्रोमोसोम्स होता है इट इज एक्चुअली द एक्स वाई क्रोमोसोम। कौन सा क्रोमोसोम रहेगा वो? एक्स वाई क्रोमोसोम। एंड दिस एक्स वाई क्रोमोसोम हैविंग द एस आर वाई जीन, क्या प्रेजेंट होगा इसके अंदर? सेक्सुअल जो जीन होगा वो प्रेजेंट होगा एस आर वाई जीन। एंड this SRY gene is responsible for the testes। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा? टेस्टिस के लिए रेस्पॉन्सिबल, ठीक है। बिकॉज ड्यूरिंग द मस्कुलाइजेशन कंडीशन XY chromosome is there, this XY chromosome having a gene that name is the SRY gene। और ये जो SRY जीन है वो किस में डेवलप हो जाएगा, वो किसको फॉर्म करेगा? वो बाइपोटेंशियल गोनेड्स को किधर डेवलप कराएगा? टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस बन रहा है। अब जो टेस्टिस होगा हमें पता है टेस्टिस से एक एंडोक्राइन हार्मोन बनता है, इस एंडोक्राइन हार्मोन का नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम होगा इसका? टेस्टोस्टेरोन। एंड in presence of testosterone, this hormone having this presence of this testosterone, जो वोल्फियन डक्ट है, वोल्फियन डक्ट become vas deferentia, ठीक है। अब आपका सवाल होगा सर ये वास डेफरेंसिया क्या होता है? तो ये एक्चुअली एक एसेसरी डक्ट है। टेस्टिस का तो हमने पता कर लिया कि टेस्टिस क्या है, दिस इज द एसेंशियल ऑर्गन, है ना, जहां पर हॉर्मोन्स और गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। लेकिन वास डेफरेंस एसेसरी डक्ट है। ये क्या है? एक एसेसरी डक्ट है। और ये एसेसरी डक्ट क्या करता है? गैमेट को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो हमने देखा कि मस्कुलिनाइजेशन प्रोसेस में जो मेल होगा उसके पास जो क्रोमोसोम है वो कौन सा है? XY क्रोमोसोम। इस XY क्रोमोसोम में जो जीन है वो कौन सा है? SRY जीन। एंड इन द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस SRY जीन, this bipotential gonad convert into testis. This testis release a hormone that name is the testosterone hormone, and in the presence of testosterone hormone, Wolffian duct become into vas deferentia, and vas deferentia is an accessory duct for the male. इसके अलावा जो टेस्टिस होते हैं इसमें कुछ स्पेसिफिक सेल्स होगी जिसको अपन आगे पढ़ेंगे, सर्टोली सेल, नर्स सेल कहते हैं। ये जो हमारा टेस्टिस होता है इसकी सर्टोली सेल में से एक स्पेसिफिक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है AMH। क्या नाम है इसका? AMH, यानी कि एंटी मुलेरियन हार्मोन। एंटी मुलेरियन हार्मोन, देखो नाम से पता लग रहा है एंटी मुलेरियन हार्मोन। दैट मींस जो AMH होगा वो मुलेरियन डक्ट को क्या कर देगा? इनहिबिट कर देगा, उसका फॉर्मेशन होने ही नहीं देगा। तो जब अपन मेल सिस्टम्स की बात करते हैं, मेल के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो ये जो मुलेरियन डक्ट जो मैंने आपको रेड कलर में यहां बनाया है ये यहां पर प्रेजेंट नहीं होगी। बाकी यहां पर ये जो बाइपोटेंशियल जो गोनाड दिख रहे हैं टेस्टिस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये जो मुलेरियन डक्ट है ये वास डेफरेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ एंटी मुलेरियन हार्मोन ये जो मुलेरियन डक्ट है ये यहां से क्या कर दी जाएगी? रिमूव कर दी जाएगी, ठीक है। देखो ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट जब एम्ब्रियो 6 to 7 वीक का होता है तब ये कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये जो कंडीशन है ये वो कब देखने को मिलेगी? जब एम्ब्रियो कितने वीक का हो जाता है? 10th वीक का। जब एम्ब्रियो 10 वीक का होता है तब उसके अंदर गोनेडल डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाता है। मस्कुलिनाइजेशन कंडीशन में XY जीन होता है, बट अगर अपन फेमिनाइन कंडीशंस के अंदर चलें,
अगर मैं फेमिनाइन कंडीशन में चलता हूं तो फेमिनाइन कंडीशंस के अंदर क्या है हमारे पास में, एक्स क्रोमोसोम है, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम जो हमारे पास में SRY जीन जो है वो क्या होगी, एब्सेंट। अगर SRY जीन नहीं है तो टेस्टिस नहीं बनेगा। तो SRY जीन एब्सेंट है तो ये जो बाई पोटेंशियल गोनाड है इट कन्वर्ट इनटू ओवेरी। इसमें कन्वर्ट हो गया ओवेरी के अंदर। ओवेरी से जो हार्मोन आएगा वो कौन सा होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन होगा। क्लियर। और SRY जीन के एब्सेंट होने के कारण ना तो टेस्टोस्टेरोन बनने वाला है और ना ही आपको AMH मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर एंटी मुलेरियन हार्मोन क्या रहेगा, एब्सेंट। जब एंटी मुलेरियन हार्मोन एब्सेंट है तो वॉल्फियन डक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, उसकी जगह कौन सी डक्ट डेवलप कर जाएगी, मुलेरियन डक्ट डेवलप कर जाएगी। और मुलेरियन डक्ट क्या बनाएगी, फैलोपियन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, दैट मीन्स अब जो स्ट्रक्चर्स होगी उसके अंदर ये कंडीशंस, ये जो मुलेरियन डक्ट है उनको देखने को नहीं मिलेगी। और ये जो कंडीशन है जिसका नाम मुलेरियन डक्ट है वो अब कन्वर्ट किसके अंदर हो जाएगा हमारे पास में, वो कन्वर्ट हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। व्हाट इज फैलोपियन ट्यूब, सेम वही एसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि ओवम के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा हमको। क्लियर, एक बार उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है क्लास, चलिए अब हम आज स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट को, नेक्स्ट स्टेप को लेके चलेंगे जहां हम स्टडी करने वाले हैं एक ओवरव्यू कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो हम बात करने वाले हैं हम उसके ओवरव्यू की बात करेंगे। हमारा जो चैप्टर था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, उसमें हमने देखा था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें कुछ इवेंट्स होते हैं, स्पेसिफिक इवेंट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम आज आप उसी की बात करते हैं। द फर्स्ट इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्री फर्टिलाइजेशन। जो हमारे पास में सेकेंड इवेंट होगा दैट वन इज द फर्टिलाइजेशन। और जो हमारे पास में लास्ट इवेंट होगा इसका नाम है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, है ना। हमारे पास कुछ इवेंट्स होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवेंट्स में कंप्लीट होता है। जब भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जो फर्दर स्टडीज करेंगे सबसे पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की डिटेल को पढ़ेंगे, देन हम इन तीनों इवेंट्स को स्टेप बाय स्टेप स्टडी करने वाले, है ना। जो हमारा सबसे पहला इवेंट है जिसका नाम है प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज इवेंट। इस प्री फर्टिलाइजेशन जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस। हमने पढ़ा है गैमेटोजेनेसिस। क्लियर, गैमेटोजेनेसिस के अंदर क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा। ह्यूमन जो होगा वो एक्चुअली डिप्लॉयड होते हैं, हम सभी ह्यूमन डिप्लॉयड्स हैं बिकॉज वी हैव टोटल 46 क्रोमोसोम। एंड जब गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो इन सेल्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक, हर सेल्स में नहीं होगा, ध्यान रखना, वही सेल्स जो गोनैड्स में प्रेजेंट होती है, वही स्पेसिफिक सेल जो गैमेट्स बनाएगी, केवल उन्हीं सेल्स के अंदर ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस एक प्रोसेस होगा जिसका नाम होगा मियोसिस। और मियोसिस से हमारे पास में क्या बन के तैयार हो जाएंगे, हमारे पास में बन के तैयार होंगे हैप्लॉइड गैमेट। अब मेल के अंदर उस हैप्लॉइड गैमेट का नाम होगा स्पर्म, ठीक है, ये मेल के लिए, और फीमेल में इस हैप्लॉइड गैमेट का नाम होगा ओवम। ये हो गया फीमेल के लिए, ठीक है। दैट मीन्स ये जो सेल है जिसमें मियोसिस हुआ है और इन फ्यूचर हैप्लॉइड गैमेट्स बने, दिस सेल इज नोन एज मियोसाइट। रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं कि व्हाट इज मियोसाइट, है ना। द सेल इन विच मियोसिस टेक प्लेस, द डिप्लॉयड मदर सेल इन विच मियोसिस टेक प्लेस इज कॉल्ड एज मियोसाइट। तो हमारे पास में गैमेट का फॉर्मेशन होगा, ये हमारा सबसे पहला स्टेप होगा। दूसरा हमने क्या बताया था कि जब गैमेट्स बन जाते हैं तो गैमेट का होता है
ट्रांसफर। गेमेट का क्या होगा? ट्रांसफर। अब गेमेट के ट्रांसफर्स के लिए मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर एक स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होती है। क्लियर? एक स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होती है। मेल के अंदर उस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं हम पीनस, एंड फीमेल में उस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को हम बोलते हैं वजाइना। ठीक है? तो मेल को अपने रिप्रोडक्टिव गैमेट्स को फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसपोर्ट करना होगा। तो ट्रांसपोर्ट के लिए जो प्रोसेस होता है उनके बीच में, उस प्रोसेस का नाम होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये एक प्रोसेस है। इस सेक्सुअल इंटरकोर्स को हम कोइटस भी कह सकते हैं। इस सेक्सुअल इंटरकोर्स को हम कोपुलेशन भी कह सकते हैं। ठीक है? तो सेक्सुअल इंटरकोर्स, कोइटस या कोपुलेशन क्या हुआ? एक प्रोसेस थ्रू विच मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंटर इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। This is a process through which a male reproductive part enter into the female reproductive tract, और enter करने के बाद मेल अपने गैमेट्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर क्या कर देगा? रिलीज कर देगा, डोनेट कर देगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज इंसेमिनेशन। क्या हो गया? इंसेमिनेशन। व्हाट इज इंसेमिनेशन? दैट मीन्स transport of male gamete into female reproductive tract। ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। इंसेमिनेशन क्या होता है? इंसेमिनेशन इज ए प्रोसेस थ्रू विच मेल ट्रांसपोर्ट इट्स male gametes, that means that may be the sperm, into the female reproductive tract. This is called the inseminations. Clear? अब आते हैं अपन फर्टिलाइजेशन में। फर्टिलाइजेशन में क्या देखो, इंसेमिनेशन हो गया, मेल गैमेट रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आ गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। यहां पर मेल गैमेट का फ्यूज होगा किससे? सॉरी, मेल गैमेट का फ्यूज किससे होगा? फीमेल गैमेट से। अब सवाल आता है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जो फ्यूज हो रहा है वो होगा कहां पर, किस जगह पर होगा? तो एक चीज तो हमें पता चल चुकी है कि जो मेल गैमेट है वो अब कहां पर है? वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर है। यानी कि जो फ्यूजन होने वाला है वो मदर बॉडी के अंदर होगा, फीमेल बॉडी के अंदर होगा। दैट मीन्स ये जो फर्टिलाइजेशन है जो ह्यूमंस में होता है, दिस वन इज एक्चुअली द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन की जो लोकेशन है वो लोकेशन होती है फैलोपियन ट्यूब। हम इसको डिटेल में देखेंगे कि फैलोपियन ट्यूब क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब में कितने पार्ट्स होंगे, फैलोपियन ट्यूब में एक्चुअली किस जगह पर उनका फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन होगा। लेकिन अभी हम सिर्फ ब्रीफ बात कर रहे हैं। ठीक है? ओवरऑल ओवरव्यू की बात कर रहे हैं। तो इस ओवरव्यू में हमने कहा कि जो फर्टिलाइजेशन होगा मेल फीमेल गैमेट का होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा फीमेल बॉडीज में होगा, और इसका जिस जगह पर होने वाला है, जिस लोकेशन पे होगा, उस लोकेशन का नाम है हमारे पास में फैलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद में एक स्ट्रक्चर बन के तैयार होगी, दैट नेम इज जाइगोट। क्योंकि जो मेल है वो भी हैप्लॉइड है, फीमेल है वो भी हैप्लॉइड है, दोनों हैप्लॉइड फ्यूज हुए, तो हमारे यहां पर जो जाइगोट बना वो कैसा बना? 2n बना। ये जाइगोट सिंगल सेल है। कैसा है? सिंगल सेल। और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये भी देखा था कि जाइगोट इज द वाइटल लिंक बिटवीन द टू जनरेशन। दो जनरेशन के बीच का एक वाइटल लिंक है। तो जाइगोट बनने के बाद जैसे फ्यूजन हुआ जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट बनने के बाद क्या स्टार्ट होगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्या स्टार्ट होने वाला है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स स्टार्ट होंगे। इस पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की अगर हम बात करें तो जाइगोट बनने के बाद अब होने वाला है इसका इम्प्लांटेशन। क्या होगा? इम्प्लांटेशन। देखो हमने पढ़ा था कि जाइगोट जब बनता है तो जाइगोट सिंगल सेल एंड वी आर द मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म। तो
तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स बनने के लिए बहुत बार माइटोसिस होता है, सेल डिवीजन होता है और एम्ब्रियो बन जाता है। क्लियर है? तो जब एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, इम्प्लांटेशन क्या होता है उसको अपन थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं, बाकी अपन डिटेल डायग्रामेटिकल समझेंगे इसको। तो इम्प्लांटेशन क्या होगा, सेल डिवीजन इन जायगोट अप टू 64 सेल। कब तक चला? 64 सेल तक। फर्स्ट सेल डिवीजन में 2 सेल्स बने, सेकेंड सेल डिवीजन में 4 बने, इस तरह से सेल का जायगोट में डिवीजन होता रहेगा। 64 सेल्स तक डिवीजन हुआ। इस 64 सेल्स को अपन क्या बोलेंगे? ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे। इसका भी डायग्राम हम देखेंगे फ्यूचर्स के अंदर, जब अपन लेक्चर को आगे लेके चलेंगे तब देखेंगे। तो ब्लास्टोसिस्ट बना, ब्लास्टोसिस्ट 64 सेल्स का होगा एंड दिस ब्लास्टोसिस्ट अटैच टू यूटेराइन वॉल। और ये जो ब्लास्टोसिस्ट है जो कि 64 सेल का है, वो यूट्रस में, फीमेल के यूट्रस में जाकर क्या हो जाता है? इम्प्लांट हो जाएगा, वहां पर जाकर अटैच्ड हो जाता है। इसी अटैचमेंट को अपन क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है। यहां एक्चुअली क्या चल रहा है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोजेनेसिस जिसको अपन ने कहा है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में क्या हो रहा है? जब जायगोट में डिवीजन स्टार्ट होगा अप टू द 64 सेल, तो ब्लास्टोसिस्ट कहलाएगा। वो ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो जाएगा यूटेराइन वॉल के ऊपर। दिस वन इज नॉन एज द इम्प्लांटेशन। अब यूटेराइन वॉल पर वो न्यूट्रिशन गेन करेगा और धीरे धीरे सेल में डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पर एक टर्म्स आती है जिसको अपन बोलते हैं गेस्टेशन। क्या है ये? गेस्टेशन। गेस्टेशन क्या होगा? इम्प्लांटेशन होने के बाद में एक कंप्लीट मैच्योर एम्ब्रियो, एक कंप्लीट मैच्योर यंग वंस बनने तक का जो प्रोसेस होता है उसे अपन गेस्टेशन पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, ह्यूमंस के अंदर इस गेस्टेशन पीरियड का जो टाइम होगा वो होता है 9 मंथ, जिसे हम अप्रोक्सीमेटली 36 to 38 वीक मानते हैं। 9 मंथ का गेस्टेशन टाइम, ये मैं ह्यूमंस के लिए बता रहा हूं, दिस इज ओनली फॉर द ह्यूमन। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग हो सकता है। ह्यूमन में 9 मंथ का 36 से 38 वीक तक रहेगा। और गेस्टेशन कंप्लीट हो जाएगा, 9 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे, तब बात आती है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब होता है टू गिव बर्थ fully termed young one। ठीक है, एक फुली टर्म यंग। जब पार्चुरेशन स्टार्ट होता है तब एक प्रोसेस होगा जिसे हम बोलते हैं लेबर पेन, प्रसव पीड़ा स्टार्ट होती है। ठीक है, थ्रू दिस द फुली टर्म एम्ब्रियो इज पुश्ड टुवर्ड द बर्थ कैनाल। उसको बर्थ कैनाल की तरफ पुश किया जाता है, देन बेबी इज गोइंग टू बी डिलीवर्ड। तो डिलीवरिंग प्रोसेस ऑफ बेबी इज कॉल्ड एज द पार्चुरेशन। सो ये हमारे पास में हुए इवेंट्स। फर्स्ट इवेंट से प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये एक हमारे पास में एक शॉर्ट ब्रीफ नॉलेज हो रही है कि हमको इन फ्यूचर्स क्या पढ़ना है अपने चैप्टर्स में। क्लियर है? सो आज का लेक्चर अपन यही ओवर करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में। ठीक है, हमने लेक्चर को स्टेप बाय स्टेप, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखना। नीट के लेवल पर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। हम एनसीईआरटी को ही प्रेफर करेंगे, लेकिन कुछ बेसिक नॉलेज के वो लेके चलेंगे ताकि हमें एनसीईआरटी के कंटेंट पढ़ने में इजी रहे। क्लियर स्टूडेंट? थैंक यू।